इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रश्न को जो कि ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया था जनवरी 2020 में। इससे पहले हम कुछ कुछ बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं प्रश्न को लिखते वक्त। यानी पहला होता है कि यार आंसर राइटिंग कैसे लिखें, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, मेरी तो ये इंग्लिश ख़राब है, मैं क्या करूँ, या कॉपी कैसे चेक करता है बोर्ड, या अच्छा आंसर राइटिंग कैसे लिखें, कितना लिखें, इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ ख्याल रखिए, अगर इंग्लिश स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो आप इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको कुछ वर्ड तो पता होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में अगर हमें कंप्यूटर सपोज़ करो आपकी आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपको लिखना है कंप्यूटर वर्ड, तो आप कंप्यूटर वर्ड को हिंदी में क्यों लिखोगे? आप बाइलिंगुअल लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता और इससे एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं कटते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करो, सीधा-सीधा अगर कंप्यूटर शब्द है तो आपको इंग्लिश में लिखो, बाकी आप हिंदी में लिखो। ये इससे होता है, बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश लिखो, यानी बाइलिंगुअल लिखो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले और इंग्लिश वाले आप लिखो। इसके बाद नेलिट कॉपी कैसे चेक करता है? ये बात समझो, ओ लेवल का ये बोर्ड है नेलिट। तो यहाँ पे थोड़ा भेदभाव हो रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट ने अगले बार पेपर दिया था, उनके फुल्ली प्रूफ थे, यानी उन्होंने अच्छे आंसर राइटिंग लिखे थे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी अच्छे से करके आए थे, फिर भी वो लटक गए। तो अब क्या करना है आपको, थोड़ी समझदारी डेवलप करनी होगी, क्योंकि बोर्ड में जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं महानुभाव होते हैं। महानुभाव का मतलब एक या दो टीचर ऐसे मिलेंगे जो उस सब्जेक्ट के माहिर होते हैं, बाकी तो उस सब्जेक्ट का ज्ञान भी नहीं होता है, तब भी वो पढ़ा लेते हैं और उस कॉपी भी चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इशू होता है। तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस केस में आप क्या करिए, सबसे पहले 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे आपके पास जिन पे अच्छा कमांड होगा। आप क्या करिए, पहले प्रश्न को लिखिए विथ डायग्राम, कम से कम 6-7 लाइन एकदम क्या नहीं सॉलिड होने चाहिए और एक डायग्राम बना दो। इससे क्या होगा, अगर एग्जामिनर बिना मन से भी कॉपी पलटेगा ना, तो डायग्राम दिखेगा, देखेगा यार क्या चीज़ लिखा है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके बढ़िया वाले होने चाहिए आंसर राइटिंग करते वक्त। तो इस बात पे फोकस करिएगा। यानी नहीं चेक करने वाला, यानी ख़राब चेक करने वाला भी एग्जामिनर होगा, तब भी वो नंबर कुछ ना कुछ दे देगा। और अच्छा आंसर राइटिंग कैसे लिखें, अब इसमें तीसरा नंबर बात करते हैं। अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए यदि 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो ये एक पेज हमारे पास, कम से कम आपको आधे पेज से ज़्यादा टेक्स्ट लिखने होंगे। आप पॉइंट में लिख सकते हैं, नंबर दे के लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार स्टैटिक नंबर जो हमारे पास, हमने स्टैटिक याद किया है, उसको डायग्राम कैसे दें? तो डायग्राम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइप ऑफ कंप्यूटर लिख रहे हो, तो क्या करो, आप सीधा एक, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, टाइप ऑफ, तो आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, लिख दिया टाइप ऑफ। अब इसके टाइप कितने हैं, आपने क्या किया, एक ओवल बना दिया, आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो इस तरह से आप डायग्राम डेवलप कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है, व्हाट आर द स्टेज एंड स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड टू डेवलप अ वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट का मतलब, अगर कोई वेबसाइट बनानी है, इसके साथ हमारे पास कौन कौन से स्टेज फॉलो करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी, यानी एक प्रोग्रामर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनको हम समझने वाले हैं। तो स्टेज का मतलब ऐसे समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसे कहते हैं स्टेज। स्ट्रेटजी मतलब पूरा प्लान। जैसे आपको एक शॉप ओपन करनी है, एक बिजनेस खोलनी है, तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में स्ट्रेटजी होगा ना, बाकायदा उसको एक रफ पेन पे उसको बनाओगे। यार ये मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट मेरा, और ये चीज़ है मेरे पास, ट्रांजैक्शन कैसा होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, सोशल मीडिया से कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, एडवर्टाइज़ पे कितना खर्च करना होगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक प्लान होता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। इनमें से कुछ पॉइंट को आप माइंड में सेट करिएगा, अगर हो सके तो एग्ज़ाम में इसको बनाने की कोशिश करिएगा। आप डायग्राम चेंज कर लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्ट्रेटजी है, तो आपके पास क्या होता है, एक विज़न है। सपोज़ करो आपके पास ई मार्केटिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का काम करना है या ई कॉमर्स का काम करना है, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है कि आपके पास पहले तो बात होती है साहब कि अगर स्ट्रेटजी आपके पास है, तो आपके पास फाइनेंस का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, ऑपरेशन को कैसा होगा,
गोल अचीव करना है, कॉम्पिटिटर कितने हैं मार्केट में, प्लान क्या है, टीम वर्क क्या है, रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, रिसर्च करेंगे आप, बिजनेस को एक्सपेंड करें तब तो जाके सक्सेस मिलेगी। बात समझ आ रही है? तो कुछ पॉइंट को आपको माइंड में रखना है और डायग्राम अलग अलग बना करके एक प्रेजेंटेशन दे देनी है। इसके बाद अगला हम देखेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ वेब प्रोजेक्ट। तो अगर स्ट्रेटजी हमें तैयार करनी है यानी वेब प्रोजेक्ट बनानी है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी उसको समझ लीजिए। किसी वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना बेहद आवश्यक होता है। क्लाइंट को किस तरह की वेबसाइट की ज़रूरत है, पहले हमें इस बात को समझना होता है। लाइक इफ आई मेक अ ई कॉमर्स वेबसाइट देन सम प्रोसेस मेंशन और कंपलसरी। लाइक जब आप कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करने बेहद ज़रूरी होते हैं। जैसे लेआउट कैसा होगा, हाउ मैनी फील्ड रिक्वायर, फील्ड की ज़रूरत कितनी है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए, ट्रांजेक्शन पेमेंट गेटवे का मतलब ट्रांजेक्शन करना, जैसे भीम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबीक्विक, पेटीएम, इन्हें कहते हैं पेमेंट गेटवे। ट्रांजेक्शन, डेटाबेस, वैलिडेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कंपनी प्रोवाइड प्रेजेंटेशन विथ फुल डिटेल, क्योंकि स्ट्रेटजी तभी आप डेवलप कर पाएंगे जब आपके पास फुल डिटेल होगा रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। डेवलपर चूजन सॉफ्टवेयर, डेवलपर क्या करेगा, अपना सॉफ्टवेयर यानी क्लाइंट जो बोलती है जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए वो क्या करेगा, डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को चूज़ करेगा। मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंतर्गत इसको भी हम शामिल करेंगे। प्रोग्रामर के पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एरर फ्री वर्क, जब काम करे तो एरर फ्री हो। कमेंट हाईलाइटेड, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, इस कमेंट हाईलाइटेड को हटाते हैं यहाँ पे, इसको हम स्टेज में रखेंगे या आप इसको आप इसी में भी फिट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट हाईलाइटेड का अर्थ ये होता है कि जब एक प्रोग्रामर किसी वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को बनाता है उस वक्त, जैसे यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहा है तो यहाँ पे कमेंट में डाल के लिख देता है कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, इतना इतना कोड किसका है। फिर नीचे दूसरा जब कोड लिखता है तो लिख देता है कमेंट में डाल करके कि ये प्रोग्राम किससे संबंधित है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब प्रोग्रामर कहीं चला गया या जॉब से हट गया, दूसरा प्रोग्रामर इस कोड को देखे तो समझ पाए। फाइनल प्रोजेक्ट गिवन टाइम एंड वर्क, मतलब अगर कोई किसी प्रोजेक्ट को आपके पास कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसको आप गिवन टाइम में पूरा करिए। ये स्ट्रेटेजी में शामिल करेंगे। 2-3 पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हैं स्ट्रेटेजी क्या होता है। इसके बाद स्टेज ऑफ वेब प्रोजेक्ट। स्टेज और स्ट्रेटेजी मिलते जुलते अक्सर लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको मिलते जुलते मिलेंगे। अब यहाँ समझिए ध्यान से। द फर्स्ट impression of a website is defined by the quality of the website design। किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे कहते हैं हम होम पेज या इंडेक्स पेज। तो वो ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, यदि कोई यूज़र अगर किसी वेबसाइट को ओपन करके आपकी वेबसाइट से पर विजिट किया है तो वो कम से कम कुछ देर ठहरे, कुछ सर्फिंग करे, कुछ देखे, है ना। ऐसा आपको डिज़ाइन करना चाहिए। सो वी फोकस प्रॉपरली फॉर होम पेज एंड आल्सो अदर पेज मेक यूज़र फ्रेंडली। हम होम पेज के साथ साथ अदर पेज को भी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। यूज़र फ्रेंडली बनाने का तात्पर्य यह है कि यूज़र को अगर आपकी वेबसाइट पे पहुँचे तो वहाँ पे ऑकवर्ड न लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि वेबसाइट के फॉन्ट अच्छे होने चाहिए, कलर आपने अच्छा सेलेक्ट किया हो, ये इससे फ़र्क पड़ता है ग्राफिक्स से भी। इसके बाद चूजन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एज क्लाइंट रिक्वायर्ड। इसमें क्या हो सकता है, जावास्क्रिप्ट विथ HTML एंड CSS, क्योंकि हम HTML के माध्यम से केवल स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ अगर जावास्क्रिप्ट मिला दें तो वेबसाइट को हम डायनामिक बना सकते हैं। डॉट नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, पाइथन है, वर्डप्रेस है, हडूप है, जुमला है, बूटस्ट्रैप है। इसके बाद मेक अ डायग्राम फ्लो चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टेप बाय स्टेप कि यूज़र को क्या करना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी जो प्रोग्रामर है उसको उसको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, इतना समझिएगा। फ्लो चार्ट से हम किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इससे 2 पार्ट हैं तो इन पार्ट का क्या इस्तेमाल है, इन पार्ट का क्या इस्तेमाल है। ये बात समझिएगा ध्यान से।
राइटिंग कोड, इसके बाद कोड लिखा जाए। कोड अगर फील्ड बात करें, डिवाइडेड फील्ड, अगर पास 30 फील्ड दिया गया है तो 30 फील्ड को 10-10, 20-20 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। फील्ड का मतलब पेज भी समझ सकते हैं। फील्ड का अर्थ यहाँ पर ये होगा ब्लॉक, कोई फॉर्म है तो फॉर्म को भरना। तो फॉर्म भरने से यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य है पेज से। यानी तो अगर 30 फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो हम 10 और 20 के फील्ड में इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड वर्क कौन सा डिवाइड करेंगे हम? डेटाबेस का काम डिवाइड कर देना, स्टैटिक कोडिंग का काम डिवाइड कर देना और कमांड कोडिंग का काम डिवाइड कर देने का काम ये कौन करेगा? प्रोग्रामर करेगा। अगर आप चाहें तो स्टेज को दूसरे मीडियम से भी लिख सकते हैं। यानी स्टेज के बारे में पूछा गया है तो स्टेज का मतलब स्टेप समझिएगा ध्यान से। तो आप क्या करिएगा, आप इसको डायग्राम बना करके फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट से बना करके भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो का एंड। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी आंसर राइटिंग लिखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।